हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और आज मैं आपके सामने यहाँ पर जो लेक्चर डिस्कस करूँगा वो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ये सेक्शन बी है और नया सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस करूँगा वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट थिंग, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्या मतलब होता है और वी कैन से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्वेल्थ में भी आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर था और थोड़ा सा बेसिक्स आपको वहाँ पे पता है और उसी बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए मैं आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन द डेफिनेशन दैट व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफार्मर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सेकेंड थिंग जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, मीन्स हाउ द ट्रांसफार्मर वर्क और वी कैन से हाउ इट ट्रांसफर द एनर्जी। ठीक है, कैसे ये काम करता है, क्या इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है और ट्रांसफार्मर को कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल कैसे ये काम करता है। एंड थर्ड टॉपिक that is very important from examination point of view also, I'm going to define the derivation for the deriving the EMF equation of transformer। ठीक है, किसी भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन का क्या एक्सप्रेशन होगा या वो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करेगा वो हम डिराइव करेंगे EMF इक्वेशन। फिर EMF इक्वेशन डिराइव करने के बाद आई विल गिव द रिलेशनशिप ऑफ दिस EMF इक्वेशन विद द टर्न रेशियो, ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज एंड करेंट। तो बेसिकली आज की क्लास में मैं ये चार चीजें डिस्कस करने वाला हूँ और स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। सो हाउ विल डिफाइन ए ट्रांसफार्मर, डेफिनेशन दैट व्हाट इज द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, दिस इज नॉट ए रोटेटिंग डिवाइस, दिस इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस। सो ट्रांसफार्मर is defined as, or we can say transformer is a static electric device, means having no rotating part, static electric device which transferred energy, which transfer energy from one circuit to other circuit, from one circuit to other circuit at same frequency, at same frequency with desired change in, with desired change in, desired change in voltage or current, with desired change in voltage और current। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर एनर्जी, जो क्या कर रहा है, एक एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है वन सर्किट टू अदर सर्किट। ठीक है, इट मीन्स ट्रांसफार्मर हैज टू सर्किट्स and it transfer energy from one circuit to another circuit. The condition is that the frequency is same, frequency change नहीं हो रही। ट्रांसफार्मर अगर कोई आपको बोला है क्या हम फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, भले वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, उसका ट्रांसफर हो रहा है और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा। एंड व्हाट इज द डिजायर आउटकम, हमें क्या चाहिए डिजायर आउटकम, विद द डिजायर चेंज इन द वोल्टेज और करंट। जो भी हम वोल्टेज और करंट चेंज कर रहे हैं, मीन्स जैसा आपने पढ़ा है बेसिक्स में कि मान लीजिए अगर हमें स्टेप अप चाहिए तो स्टेप अप में क्या होना चाहिए, हमारा जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो ज्यादा होना चाहिए और प्राइमरी वोल्टेज से। तो इन दैट केस व्हाट इज द डिजायर आउटपुट, डिजायर आउटपुट इज द हायर आउटपुट एट द सेकेंडरी। करेक्ट, अगर मान लीजिए करंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए, करंट की वैल्यू अगर सेकेंडरी में ज्यादा होना चाहिए। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट कि हमें किस तरह का ट्रांसफार्मर लेना है। बट हाउ विल यू डिफाइन ए ट्रांसफार्मर, दैट इज ए स्टैटिक डिवाइस which basically transfer energy from one circuit to another circuit at the same frequency with the desired change in the voltage or current। correct,
Now, if you see the basic construction or the basic schematic diagram of a transformer, so you can see in this figure, आप इस figure में देख सकते हैं, this is basically the diagram of a single phase transformer. अब देखिए प्राइमरी बेसिक चीजें क्या क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताया एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. इट मीन्स ट्रांसफार्मर में क्या होगा, दिस इज द प्राइमरी साइड, दिस इज द प्राइमरी साइड जहां पे हम इनपुट लगा रहे हैं. तो दिस वी कॉल इट एज ए प्राइमरी साइड. एंड जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं, मीन्स अगर यहाँ पे मैं लोड कनेक्ट करूंगा, so this is the secondary side. So in a transformer, the primary side and secondary side depends upon that whether at which terminal we are applying the input voltage and from which terminal we are taking the output load. Correct? उस पर डिपेंड करेगा. कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो दोनों का कंस्ट्रक्शन प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का सेम है. दूसरा क्या करते हैं, यहां पर जो कॉइल्स है, यहां जो कॉइल्स है, वी कनेक्टेड दिस कॉइल्स बाय द आयरन कोर्स. आयरन कोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं. तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज द आयरन कोर. ये जो आपको दिख रहा है, दिस स्क्वायर शेप, दिस इज द आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. ठीक है. अब क्या होता है कि यहां पर अगर मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, इफ आई अप्लाई वोल्टेज हियर, देन व्हाट्स हैपन, द इंड्यूस दिस करंट विल फ्लो इन दिस कॉइल. ठीक है. यहाँ पे मैं इनपुट वोल्टेज अगर अप्लाई करता हूँ, और एक चीज आपको ध्यान रखना है, दिस इनपुट वोल्टेज इज बेसिकली साइनसॉइडल. ठीक है. डीसी के लिए काम नहीं करेगा, डीसी के लिए इसलिए काम नहीं करेगा कि इसमें कोई फ्लक्स ही जनरेट नहीं होगा. सो वी ऑलवेज अप्लाई द ट्रांसफार्मर टू द एसी सप्लाई ओनली. ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज. ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी सोर्स के लिए काम नहीं करता. डीसी सोर्स के लिए इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वहां पे कोई भी फ्लक्स चेंजेस नहीं होगा. और यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, दैट एनर्जी ट्रांसफर इज बेसिकली ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स कब आ सकता है, जब करंट की वैल्यू क्या हो, चेंज हो. मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट होगा जब करंट की वैल्यू चेंज हो. तो इसलिए यहाँ पर डीसी अप्लाई नहीं करेंगे. तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन श्योर है कि जब भी हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे तो एसी वोल्टेज एज्यूम करेंगे. तो मैंने यहाँ पर एसी वोल्टेज अप्लाई किया इनपुट में, और इसके कारण यहाँ पर ये करंट फ्लो कर रहा है, और ये करंट जो है इस कॉइल में से फ्लो किया. अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट्स हैपन, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ. ठीक है. ये सब आपने 12th में पढ़ा हुआ है. अकॉर्डिंग टू फैराडेज, the EMF is induced in this coil. The rate of change of this current will produce the EMF in this coil. And और वो simply हम क्या कह सकते हैं, this EMF is equal to that minus d phi by dt, means the rate of change of flux induce the EMF. तो यहां पर जो ये EMF E1 इंड्यूस हो रहा है, इसको हम कहते हैं दिस E1 EMF इज द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. इसको क्या कहेंगे, दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. ठीक है. क्योंकि ये कैसे जनरेट हुआ, ये क्यों इंड्यूस हुआ, ड्यू टू द दिस वोल्टेज V1. टू अपोज दिस वोल्टेज V1, दिस EMF E1 इंड्यूस इन द सर्किट. करेक्ट. अब यहाँ पे जो फ्लक्स है, दिस फ्लक्स इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड बाय दिस आयरन कोर टू द सेकेंडरी साइड. ठीक है. आपको पता है फ्लक्स जो है ये आयरन कोर के थ्रू यहाँ पर सेकेंडरी में ट्रांसफर होगा. अब यहां पर ये फ्लक्स जब आएगा, तो दिस फ्लक्स, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल आल्सो जनरेट ए सेकेंडरी EMF E2, and this EMF E2 is defined as mutually induced EMF. So this EMF is basically due to the mutually induced EMF. ठीक है. म्यूचुअली इंड्यूस EMF के कारण यहाँ पर क्या हुआ, E2 EMF जनरेट हुआ. नाउ इफ लोड इज कनेक्टेड और दिस E2, ड्यू टू दिस करंट विल फ्लो इफ लोड इज कनेक्टेड, एंड दिस E2 इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज V2 इफ वी सिंपली एज्यूम दैट देयर इज नो लॉस इन द ट्रांसफार्मर. अगर मैं यहाँ पर ये एज्यूम करता हूं कि ये ट्रांसफार्मर जो है आइडियल है, एकदम कोई भी लॉसेज नहीं हो रहा, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. आइडियल केस अगर हम लेंगे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि दिस V1 इज इक्वल टू माइनस E1. वाई माइनस E1? बिकॉज दिस E1 जो भी EMF यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, वट एवर द EMF इज इंड्यूस हियर, इट विल एक्चुअली अपोज द cause by which it is produced. This is the statement of the Faraday law. So V1 is equal to E1, and this V2 is in phase with E2, means this E2 EMF actually
generates this V2. So V2 is equal to E2. Correct? So this is the basic principle. We can call it as a basic principle of the operation of a transformer. So I will explain one more time. In the basic principle, what is going on. This is the voltage, input voltage. So if we are applying this input voltage, and this is the sinusoidal form, it will induce this current will flow through this coil, this primary coil, and with the application or with the flow in the primary coil, it will induce a self-induced EMF E1 at the primary side. And basically this EMF is due to the Faraday law, and the flux, the magnetic flux which is produced at the primary will get mutually coupled to the secondary. And why is flux is there? Because there is a iron core connected between primary and secondary. Okay, suppose that if there is no iron core, then also the mutually induced EMF is there, but that is due to the air. ठीक है, तो यहाँ पे iron core है, so that flux is transferred to the secondary, and at the secondary the EMF E2 is induced, which is basically due to the mutually induced EMF. तो यहाँ पे mutually induced EMF आया, and this EMF will ultimately make the voltage V2. ठीक है, और अगर यहाँ पे लोड कनेक्ट होता है तो I2 करंट भी इसमें फ्लो होगा. So this is the basic operation of a single phase transformer. We are basically not interested in three phase transformer, कोर्स में नहीं आपके. ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि EMF इक्वेशन मैं कैसे डिराइव करूंगा. ठीक है, आपके पास ये ट्रांसफार्मर है और इसका मुझे क्या डिराइव करना है. वी हैव टू डिराइव द EMF इक्वेशन ऑफ दिस ट्रांसफार्मर. अब ये EMF इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आई एम गोइंग टू डिराइव हियर the EMF equation of a single phase transformer, of single phase transformer, single phase transformer. ठीक है, EMF इक्वेशन प्राइमरी सेकेंडरी का हम डिराइव करेंगे फॉर ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. तो कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले देखते हैं. First thing is that we already know that the current is proportional to the flux. मीन्स जो करंट का नेचर होगा, जो इनपुट में हमने करंट अप्लाई किया वही नेचर होगा फ्लक्स का. तो अगर मैं एसी करंट की बात करूं तो हाउ आई कैन रिप्रेजेंट एसी करंट. आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. ठीक है, ऐसे मैं एसी करंट को दिखा सकता हूं. तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि दिस फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी. ठीक है, अगर करंट इसको इंड्यूस कर रहा है, इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका नेचर सेम वैसे ही होगा जैसे इस करंट का नेचर होगा. ठीक है, अब जो EMF इंड्यूस हो रहा है, द EMF इंड्यूस विच इज ड्यू टू द फैराडे लॉ, वी कैन डिफाइन माइनस एन डी फाई बाई डी टी. ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ रेशियो, टर्न रेशियो. ठीक है, जो कॉइल में कितनी वाइंडिंग्स है, यहाँ पे मैंने जो आपको ये मैं बताया था, ये एक वाइंडिंग के लिए बताया. अगर एन नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी. यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ फाई हियर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी. E इज इक्वल टू माइनस एन डी अपॉन डी टी ऑफ दिस फाई एम साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो यहां से सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे. दिस एन इज देयर, फाई एम इज कांस्टेंट, ओमेगा आ जाएगा यहां से, और डी अपॉन डी टी ऑफ इसका आ जाएगा कॉस ओमेगा टी. दिस इज द वैल्यू ऑफ EMF. ठीक है, अब इसको ओमेगा को भी हम ओपन कर लेते हैं. तो E को हम क्या लिख सकते हैं. E इज इक्वल टू माइनस एन फाई एम टू पाई एफ. ओमेगा कैन बी रिटन एज टू पाई एफ कॉस ओमेगा टी. ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर दिस इज द EMF इंड्यूस. और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो EMF इंड्यूस हो रहा है दैट इज आल्सो साइनोसॉइडल इन नेचर, कॉस्टिक. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस EMF, हाउ वी कैन डिफाइन द मैक्सिमम वैल्यू. तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा. मैक्सिमम वैल्यू मीन्स दिस वन, दिस, ये मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, अगर यहां से मैं देखूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू है. तो E मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू को मैं E मैक्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो E मैक्स इज इक्वल टू माइनस एन फाई एम टू पाई F. What is the unit? Unit is volt. So this is the Emax value. Now we always represent in a RMS value. तो यहाँ से RMS value क्या हो जाएगा. अगर Emax ये है तो ERMS
इज इक्वल टू, मैं 2 पाई को आगे ला रहा हूं, तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट 2 क्या बच गया एफ एन फाई एम। ठीक है, तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट 2 को अगर मैं सॉल्व करूं, दिस इज कमिंग आउट टू 4.44 एफ एन फाई एम, दिस इज ई आर एम एस। ठीक है, तो जो ईएमएफ का जनरलाइज इक्वेशन है वो हमने निकाल लिया, दैट इज 4.44 एफ एन फाई एम। ठीक है, सो व्हाट इज द, if I assume, if primary has, ऊपर देख लेते हैं डायग्राम में, प्राइमरी में एज्यूम कर रहा हूं कितना नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n1। इफ आई एज्यूम दिस प्राइमरी हैज n1 टर्म्स एंड सेकेंडरी हैज n2, तो प्राइमरी में अगर n1 टर्म्स है, इफ प्राइमरी हैज n1 टर्म्स, तो क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 RMS, definitely this is in RMS, so this is a 4.44 N1 F 5M। अच्छा एक चीज आप ये देखें, यहाँ पे मैंने माइनस मेंशन नहीं किया है, जबकि ये इक्वेशन में माइनस रहेगा, so we can put it like this minus, so minus 4.44 N1 5M। now if secondary coil secondary has n2 टर्म्स, मैं एज्यूम करता हूं कि n2 टर्म्स है, तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, दैट इज 4.44 N2 F5M। so these two above equation is basically defined as the EMF equation, this 1 and 2, this is defined as the EMF equation of a single phase transformer, EMF equation of सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। E1 और E2 क्या हो गया, ईएमएफ इक्वेशन हो गया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। अब यहीं से हम चाहे तो टर्न रेशियो के साथ रिलेशन भी निकाल सकते हैं। इफ आई डिवाइड इक्वेशन 1/2, यहाँ पे एक और कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं। अगर मैं E1 और E2 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को, तो मैं क्या कर सकता है, E1/E2 इज इक्वल टू, यहां से मैं डिवाइड कर देता हूं, मैग्नीट्यूड से ही मुझे मतलब है, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी N1/N2। आप इस दोनों इक्वेशन में 4.4 सब चीज कट जाएगा, केवल N1/N2 हो जाएगा। और ये जो N1/N2 है इसको हम डिफाइन करते हैं K, मीन्स दिस N1/N2 इज इक्वल टू K एंड दिस इज डिफाइंड एज टर्न रेशियो। ठीक है, कहीं पर भी डिफाइन। तो अब एक चीज यहां से देखिए, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इसका मतलब क्या है, n1 इज ग्रेटर देन n2, और अगर n1 n2 से बड़ा है मींस E1 इज ग्रेटर देन E2। तो ये कंडीशन किस चीज की है, दिस इज फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसमें प्राइमरी वोल्टेज से सेकेंडरी वोल्टेज कम होता है। आप देख सकते हैं प्राइमरी वोल्टेज बड़ा है, सेकेंडरी कम है। एंड इफ k इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, n1 इज लेस देन n2, भाई तभी तो k 1 से कम होगा, यहां से देखिए। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि E1 इज लेस देन E2, मतलब E2 अब बड़ा है, E2 बड़ा है मींस दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, करेक्ट। अब एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली है, हमने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, तो क्या वोल्टेज को इंक्रीज किया तो ट्रांसफार्मर एक एम्पलीफायर है, करेक्ट। अगर वोल्टेज इंक्रीज किया तो क्या वोल्टेज एम्पलीफायर है, नहीं, ऐसा नहीं है, एम्पलीफायर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होता है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर कांस्टेंट होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर मैं उसका एज्यूम करता हूं, इन केस ऑफ ए ट्रांसफार्मर दिस इनपुट पावर, ये हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में ये कंडीशन हमेशा रहती है, इनपुट पावर इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट पावर, ये कभी चेंज नहीं होता। अगर ये चेंज हो गया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर का केस होगा। एम्पलीफायर के केस में इनपुट पावर और आउटपुट पावर चेंज होता है। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू, तो इसको अगर मैं यहां पे लिखता हूं, दिस इज E1 I1, ये हो गया इनपुट पावर, इज इक्वल टू E2 I2। अब यहां से अगर मैं E1/E2
ले लेता हूँ E1 by E2 इज इक्वल टू I2 by I1, और अगर मैं इसको टर्न रेशियो से रिलेट करता हूँ, E1 by E2 क्या था, N1 by N2, सो दिस इज इक्वल टू N1 by N2। तो यहां से आप देख सकते हैं ये रिलेशन अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि I2 by I1 is equal to 1 by K. So for voltage the turn ratio is directly proportional, whereas for current this turn ratio is inversely proportional. So I think by this lecture I am very much clear with the definition of a transformer and the principle of operation of transformer, और मैंने जो आपको EMF equation derive किया that is also clear. So by this way we learn the basics of the single phase transformer. So this is all about the class, and thank you.